हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हर बार यह सुनने को पाते हैं कि जब डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं तो इक्विलिब्रियम स्थापित होता है। यह इक्विलिब्रियम मार्केट में भी हो सकता है, किसी फर्म का भी हो सकता है, अर्थव्यवस्था में भी हो सकता है, किसी कंपनी का भी हो सकता है या किसी व्यक्ति का भी साम्य यानी इक्विलिब्रियम हो सकता है। आज हम इक्विलिब्रियम से संबंधित यानी द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम साम्य संबंधी विचार को पढ़ेंगे, जो बीए फर्स्ट ईयर और बीए थर्ड ईयर के सिलेबस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम को समझेंगे। सामान्य रूप से व्यवहारिक रूप से हम यही समझते हैं कि साम्य का मतलब ये हुआ कि स्थिरता को पाना, अर्थात कोई गति ना होना। लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में साम्य संबंधी शब्द का अर्थ गतिहीनता से नहीं लगाया जाता है। आगे हम डिफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को समझते हैं। डिफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने शब्द में परिभाषित किया है, जिनमें एक अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे.के. मेहता हैं, जो एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं। इनके अनुसार इकोनॉमिक्स में साम्य गति परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता, जबकि भौतिक विज्ञान में साम्य गति को अनुपस्थित मानता है। यानी हम फिजिक्स में यह मानते हैं जो भौतिक रूप से स्थिर दिखती है उसे साम्य मानते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में साम्य उसे कहा जाता है जो सतत रूप से गतिमान है, यानी उसमें गति है। यह गति अर्थव्यवस्था में हो सकती है, फर्म में हो सकती है, कंपनी में हो सकती है या किसी व्यक्ति में हो सकती है। ये रही प्रोफेसर जे.के. मेहता की परिभाषा की व्याख्या। अब हम प्रोफेसर टाइबर स्टोल्स्की के अनुसार साम्य की परिभाषा को समझते हैं। तो कोई बाजार या अर्थव्यवस्था, व्यक्तियों व फर्मों का समूह तब तक साम्य की अवस्था में रहता है जब तक कि संगठनों का कोई सदस्य अपने वर्तमान व्यवहार को बदलने के लिए बाध्य ना हो। यानी टाइबर के अनुसार कोई फर्म, कंपनी, अर्थव्यवस्था तब तक साम्य में बना रहता है जब तक वो अपने वर्तमान व्यवहार को बदलता नहीं है। यानी जैसे वर्तमान व्यवहार को बदला वैसे उसकी साम्य में अस्थिरता आ सकती है। अब व्यवहार से बदलने का मतलब ये हुआ कि वह अपने इनपुट में परिवर्तन करेगा, और इनपुट में जैसे परिवर्तन करेगा तो उसके आउटपुट या उसके साम्य में परिवर्तन होगा। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम उपभोक्ता के संतुलन को समझ सकते हैं। तो एक उपभोक्ता उस समय साम्य की अवस्था में होता है जब वो अपने द्रव्य को विभिन्न आवश्यकताओं में इस प्रकार व्यय करे कि उससे अधिकतम संतुष्टि मिले। यानी द्रव्य का मतलब यह हुआ कि उसका साधन हो सकता है, वह साधन हो या प्रोडक्शन का साधन हो, वह साधन धन के रूप में भी हो सकता है। जैसे ही अपने साधन में परिवर्तन करेगा उसके आउटपुट में परिवर्तन होगा, आउटपुट में परिवर्तन होगा तो उसकी साम्य में परिवर्तन होगा। यानी इस प्रकार वह अपने साधन में परिवर्तन कर रहा है जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि मिल रही है, यानी उसे फायदा ही फायदा मिल रही है। तो यदि उससे अधिकतम संतुष्टि मिली तो हम कह सकते हैं कि वह साम्य की अवस्था में है। एक उत्पादक उस समय साम्य में होगा जब उसे अधिकतम लाभ होगा। एक प्रोड्यूसर है, वह अपने साधन को इस प्रकार व्यय करे उसे अधिकतम आउटपुट मिले। अधिकतम आउटपुट मिलेगा तो उसे वह बेचकर अधिकतम लाभ प्राप्त करेगा। यानी कह सकते हैं कि अधिकतम लाभ प्राप्त करना ही या अधिकतम लाभ प्राप्त कर लेना ही साम्य को प्राप्त कर लेना है। इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल के द्वारा साम्य को समझा। अब हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम को समझते हैं। जो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम को हमने विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया है। पहला स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल में। दूसरा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम। तीसरा पार्शियल अथवा पार्टिकुलर इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम। चौथे में है सिंगल इक्विलिब्रियम और मल्टीपल इक्विलिब्रियम। पांचवें में स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम पहले को, जिसके अंतर्गत हम स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की चर्चा करेंगे। तो इसमें प्रारंभ में कुछ परिवर्तन या परिवर्तनों के कारण साम्य टूट जाता है, परंतु साम्य टूटते ही कुछ ऐसी शक्तियाँ कार्यशील हो जाती हैं कि फिर साम्य स्थापित हो जाती है। इसे हम आगे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे किस प्रकार से साम्य टूटने के बाद पुनः वह साम्य को प्राप्त कर ले रहा है। अगला है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसे हिंदी में अस्थिर साम्य कहते हैं।
यानी अस्थिर साम्य में किसी प्रारंभिक तत्व के द्वारा गड़बड़ी उत्पन्न कर दी जाती है और परिणाम स्वरूप यह तत्व साम्य को भंग कर देता है, यानी पुनः साम्य को यह प्राप्त नहीं कर पाता है। इसे भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आगे समझते हैं। तीसरा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जिसे हिंदी में हम तटस्थ साम्य कहते हैं। तटस्थ साम्य में प्रारंभिक साम्य भंग होकर अपनी पुरानी दशा में नहीं लौटती, बल्कि उसी स्तर पर रुककर स्थिर हो जाती है, यानी जहाँ वह पहुँची थी वहीं रुक जाती है और वहीं रुककर एक नया स्टेबल बिंदु बना लेती है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। स्टेबल और अनस्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को हम देख रहे हैं। मान लीजिए कोई कांच का गिलास है और वह कांच का कटोरा समझिए। मान लीजिए उसे हम रखे हैं, यदि उसके शीर्ष से कोई कांच की गोली लुढ़काएं तो इधर उधर लुढ़क कर वह मध्य में वह स्थापित हो जाएगी। यानी आप कितना हो इधर उधर आप खिसकाएं, अंत में वह जो अपना उसका साम्य बिंदु है वहीं पर स्थापित हो जाएगा। इसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे, यानी उसके गति में परिवर्तन करने के पश्चात वो अपनी पुरानी संतुलन के बिंदु पर स्थापित हो जा रहा है। इसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। यदि मान लीजिए अब हम उस जो कांच का कटोरा है उसे हम पलट दें और उसके शीर्ष पर उस कांच की गोली रखें तो लुढ़केगी, लुढ़क कर वह किनारों पे कहीं जो अपना साम्य स्थापित करेगी। वह पुनः जो उसका स्टेबल बिंदु था उससे कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगी। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या है कि मान लीजिए कोई प्लेट है जो एकदम शार्प है, आप यदि उस कांच की गोली को ऐसे लुढ़काएं तो कहीं ना कहीं वो रुक जाएगी और एक नई संतुलन बिंदु स्थापित कर लेगी। वह पुराने संतुलन बिंदु पर नहीं आएगी, बल्कि जहाँ पहुँची है वहीं पर एक नया साम्य स्थापित करेगी। इस प्रकार से हम उपयुक्त तीनों साम्य में से केवल स्थिर साम्य का ही आर्थिक विश्लेषण में प्रयोग किया जाता है। प्रोफेसर मार्शल के द्वारा स्थिर साम्य की व्याख्या निम्न प्रकार से रेखाचित्र से की जा सकती है। इस रेखाचित्र में हमने एक्स एक्सिस पर डिमांड सप्लाई को प्रदर्शित कर रखा है और वाई एक्सिस पर प्राइस ऑफ गुड्स यानी वस्तुओं की कीमतों को दिखाया है। एक डिमांड और एक सप्लाई रेखा है, डिमांड रेखा डी और सप्लाई रेखा एस है। हम जब डिमांड और सप्लाई पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि डिमांड और सप्लाई रेखा किस प्रकार से खींची जाती है। डिमांड रेखा एक ऋणात्मक ढाल वाला होता है और सप्लाई रेखा एक धनात्मक ढाल वाला होता है। इस रेखा चित्र में हम देख रहे हैं कि ई बिंदु पर डिमांड और सप्लाई रेखा एक दूसरे को काट रहे हैं और एक संतुलन बिंदु ई मिल रहा है। ई पे हमारी जो मांग की मात्रा है वह ओएन है और जो हमारा प्राइस है ओपी है। चूँकि डिमांड और सप्लाई ई पे काट रहे हैं तो जितनी मांग है उतनी सप्लाई है, यानी जब डिमांड और सप्लाई होता है तो हमारा इक्विलिब्रियम स्थापित होता है, यानी ई पर हमारा इक्विलिब्रियम स्थापित है, यानी स्टेबल यानी साम्य बिंदु है। मान लीजिए जैसे ही अब कीमत परिवर्तन होके OP1 हो गया। स्वाभाविक है जब कीमत परिवर्तन होता है और परिवर्तन यदि अधिकतम हुआ है यानी कीमत बढ़ी है तो स्वाभाविक उपभोक्ता कम खरीदेगा, मांग कम करेगा तो मांग को घटाएगा। पहले मांग ON होती थी, अब घटा के मांग ON1 कर देगा। जैसे ही ON1 मांग कर दे रहा है तो या आप मांग ON1 कहिए या P1 E1 कहिए, एक ही बात है। यानी डिमांड घट जा रही है प्राइस बढ़ने पे, लेकिन सप्लाई बढ़ जा रही है। सप्लाई OP1 कीमत पर जो हमारी सप्लाई है वह P1 E4 हो जा रही है, यानी सप्लाई बढ़ जा रही है कीमत बढ़ने पे। तो इसमें होगा क्या, जो कीमत OP1 हुई है तो मांग ON हो गई है, पूर्ति भी बढ़ के ON2 हो गई है। पूर्ति अधिक जब होगी तो विक्रेता जो हैं आपस में उनमें कंपटीशन होगा तो सब लोग अपना सामान अधिक से अधिक बेचने का प्रयास करेंगे। तो इस कंपटीशन के चक्कर में वह थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अपनी कीमत घटाकर वह चाहेंगे कि हम अधिक से अधिक अपनी वस्तुओं को बेच सकें। तो इससे कीमतें घटेंगी और घटते घटते पुनः ई बिंदु को वह प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार से हमने इस रेखाचित्र के माध्यम से यह देखा कि इस प्रकार से यदि कीमत में परिवर्तन होकर साम्य में अस्थिरता आ जाती है तो पुनः किस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सेलरों में कंपटीशन हुआ
और वो अपनी कीमत को घटाए और पुनः संतुलन बिंदु ई को प्राप्त किए। अब हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम का दूसरे वर्गीकरण के अंतर्गत जो हमारा पहला साम्य था वो था विशिष्ट साम्य यानी पार्शियल और पार्टिकुलर इक्विलिब्रियम। इस साम्य का प्रारंभ फ्रांसीसी अर्थशास्त्री अंटोन ऑगस्टीन कार्नो तथा जर्मन शास्त्री हंस वान मेंगुल्ड ने किया था। प्रोफेसर लेब्टविच के अनुसार हम विशिष्ट साम्य को समझते हैं तो लेब्टविच के अनुसार विशिष्ट संतुलन विशिष्ट आर्थिक इकाइयों या विशिष्ट उद्योगों की संतुलन की तरह होने वाली उन गतिशीलताओं से होता है जो उसके समक्ष पाई जाने वाली आर्थिक दशाओं की प्रक्रिया के स्वरूप उत्पन्न होती है। विशिष्ट साम्य है तो शब्द से ही अर्थ प्रतीत हो रहा है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति विशिष्ट फर्म या विशिष्ट अर्थव्यवस्था की बात होगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं किसी शहर के स्कूटर कंपनियों के श्रमिकों की हड़ताल है और वे पूरे शहर में इधर उधर निवास करते हैं। हड़ताल का प्रभाव जहां वे निवास करते हैं वहां न पड़कर केवल स्कूटर के कारखाने पर ही पड़ेगा। कोई स्कूटर कंपनी है, श्रमिक हड़ताल किए, हड़ताल के कई कारण हो सकते हैं। वो अपनी मजदूरी तो बढ़ाना चाहते होंगे या हो सकता है कि प्रोड्यूसर से परेशान हो। हमें उस पर बात नहीं करनी है, हम केवल बात करेंगे कि जो श्रमिक है वो हड़ताल किए। जब हड़ताल किए वह तो हड़ताल करने वाले श्रमिक पूरे शहर में इधर उधर निवास करते हैं तो उनके निवास क्षेत्रों और वह प्रभाव नहीं पड़ेगा उस हड़ताल का। वह तो केवल कंपनी के प्रति उस उद्योग के प्रति अपनी हड़ताल जाहिर कर रहे हैं तो उधर आसपास ही केवल जो हमारा प्रभाव पड़ेगा तो उधर ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से किसी विशिष्ट क्षेत्र या विशिष्ट कंपनी विशिष्ट फर्म पर जो प्रभाव पड़ रहा है यानी साम्य में जो अस्थिरता आ रही है उसे ही हम विशिष्ट साम्य यानी पार्टिकुलर इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के अंतर्गत जो हमने दूसरा इक्विलिब्रियम था और दूसरे इक्विलिब्रियम में जो बिंदु था वह था जनरल इक्विलिब्रियम यानी समान विश्लेषण। समान विश्लेषण जो होता है विशिष्ट विश्लेषण के बिल्कुल विपरीत होता है क्योंकि विशिष्ट विश्लेषण में किसी एक व्यक्ति कंपनी फर्म अर्थव्यवस्था की बात होती है साम्य की, लेकिन जनरल इक्विलिब्रियम में पूरी अर्थव्यवस्था की बात होती है। इस विश्लेषण को विकसित करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्री ह्यूग्स सैमुएल्सन आदि हैं। इस साम्य के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। सामान्य साम्य के दो स्वरूप प्रचलित हैं। पहला है वालरस का विश्लेषण, दूसरा है वेसली का विश्लेषण। वालरस वही व्यक्ति हैं जो सबसे पहले जनरल इक्विलिब्रियम को प्रस्तुत किया था। वालरस का विश्लेषण जो है वह अन्य बातें जैसे रीति रिवाज फैशन रुचि आदि को स्थिर मानकर कार्य करता है, जबकि व्यवहार में ऐसी बातें बहुत कम देखने को मिलती हैं। इसलिए वालरस की जो विश्लेषण है उसे इतनी मान्यता नहीं दी गई। वेसली के विश्लेषण को काफ़ी तर्कपूर्ण माना गया। जो वेसली का विश्लेषण है इनका विश्लेषण आदान प्रदान विधि से स्पष्ट किया गया है, यानी जो बेचता है जो उद्योग और जो खरीदता है उसे आदान यानी इनपुट मान लिया जाता है और जिसके द्वारा दिया जाता है यानी बेचा जाता है उसे प्रदान माना जाता है। इस प्रकार वेसली का आदान प्रदान प्रतिफल विश्लेषण उद्योगों को परस्पर निर्भरता को सिद्ध करता है। इन मान्यताओं के आधार पर आंकड़ों का संग्रह किया जाता है जो एक उद्योग के द्वारा दूसरे उद्योग को दी जाने वाली वस्तु तथा सेवाओं को प्रदर्शित करता है। इसका अध्ययन आदान प्रदान प्रतिफल विश्लेषण के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में व्हाट इज इक्विलिब्रियम, डिफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के कुछ भागों को जाना। आगे हम अगले वीडियो में अपने जो है इक्विलिब्रियम के अभी बहुत सारे वर्गीकरण हैं, अभी और टाइप्स हैं, उसे हम पढ़ेंगे।